हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वाले हो जाइए तैयार। आज आ गए हैं साइंस के प्रश्न लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मनुष्य के यकृत में ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है। और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म है पहले से ही क्वेश्चन में अंडरलाइन कर दिया गया। ऑप्शन चेक करेंगे। थायरॉक्सिन, बी है इंसुलिन, सी है एड्रेनलिन या डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन लाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन हो जाएगा, एड्रेनलिन। अब इससे संबंधित और क्या प्रश्न जान सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो ये तो जान गए कि तनावपूर्ण स्थिति में क्या करेगा, एड्रेनलिन है जो हार्मोन पैदा किया जाता है। वहीं ध्यान रखिएगा कि एड्रीनल ग्रंथि से अगर आपसे पूछ दे कि किस ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन प्राप्त होता है, तो ये एड्रीनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन। तो एक प्रश्न ये हो गया कि किस ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन प्राप्त होता है, तो एड्रीनल ग्रंथि से। ठीक है। वहीं और क्या जानकारी इसमें जान सकते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा जो यह ग्रंथि है समानतः, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। समानतः एक जोड़ी में, कितने जोड़ी में, तो एक जोड़ी में वृक्क के ऊपर स्थित होता है। किसके ऊपर, तो वृक्क के ऊपर स्थित होता है। ये पॉइंट ऐड ऑन कर लेंगे, स्थित होता है। ठीक है। जिसे क्या कहा जाता है ये भी पूछ लिया जाता है एड्रीनल ग्रंथि के बारे में। तो इसे 4S या फिर 3F ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 4S या 3F ग्रंथि भी कहते हैं। अब 4S में क्या क्या आ जाता है, क्यों कहा जाता है, ये भी तो पूछ सकता है। तो 4S में ध्यान रखिएगा आ जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, या फिर सेक्स हार्मोन हो गया, सेक्स हार्मोन हो गया। 4 चीज ना हमें बताना है। वहीं तीसरा पे बात करें तो साल्ट रिटेनिंग, और चौथा की बात करेंगे तो शुगर मेटाबॉलिज्म, ये इसीलिए कहा जाता है 4S। और 3F में क्या आ जाएगा, जब इसको 3F भी कहा जाता है तो 3F में ध्यान रखिएगा हो जाता है फ्लाइट, फाइट, और क्या कहता है, फ्राइट। तो एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबको नोट डाउन करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। आएंगे आज के दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्दनाशक है। क्या है, दर्दनाशक है। ऑप्शन ए है एस्पिरिन, बी है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी है नोवल्जिन, डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक से अधिक। कौन कौन सा हो जाएगा, दर्दनाशक की बात करें तो इसमें आ जाएगा एस्पिरिन और एक नोवाल्जिन। तो 2 हो गया, इसलिए एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। वहीं इससे संबंधित पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो एस्पिरिन है ऑप्शन नंबर ए में, क्या है, एस्पिरिन। अच्छे से लिखते हुए चलना है, एस्पिरिन। और क्या कहता है, इस तरह से लिख सकते हैं कि एस्पिरिन एनाल्जेसिक एवं क्या है, एंटीपायरेटिक है। क्या है, एंटीपायरेटिक। दोनों है। किसके बारे में बात हो रही है, तो ये एस्पिरिन के बारे में बात हो रही है। ठीक है। और क्या जानकारी जान सकते हैं इस प्रश्न से संबंधित की बात करें, याद आता होगा पेनिसिलिन का। किसका, पेनिसिलिन। जिसके खोजकर्ता कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पेनिसिलिन की बात करें, या फिर एक नाम ध्यान रख सकते स्ट्रेप्टोमाइसिन,
जो कि ऑप्शन बी में मौजूद भी है। और क्या ध्यान रख सकते हैं, क्लोरोमाइसीटीन, ये सब क्या हो जाता है, एंटीबायोटिक, प्रमुख एंटीबायोटिक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। और क्या जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं कि नींद या फिर घबराहट के लिए, ये तो दर्दनाशक की यहाँ पर बात हुई थी, जब पूछे कि नींद एवं घबराहट के लिए कुछ नशीले पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। किस पदार्थ का, नशीले पदार्थ का। और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नशीला पदार्थ का नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे में मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ये सब आपको हो सकता है ऑप्शन में दे देगा, पूछ देगा कौन सा शामिल नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शामिल है। हीरोइन हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपकी फिल्मी वाली हीरोइन नहीं ध्यान रखना है, ये हीरोइन ड्रग्स वाला का बात हो रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा तीसरा नंबर प्रश्न। और सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट ही हैं। मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं करता है, ये पूछा जा रहा है। डीएनए का, विटामिन का, हार्मोन का, या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विटामिन का उत्पादन नहीं करता है। तो ये हो गई। हालांकि आपको विटामिन हम फुल डिटेल्स के साथ भी पढ़ा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। चूंकि बात आई है किसकी, विटामिन की, तो विटामिन क्या है, ये मनुष्य के शरीर में इस तरह से लिख सकते हैं, शरीर के जैविक क्रिया के समन्वय के लिए, किसके लिए, जैविक क्रिया के समन्वय के लिए क्या है, आवश्यक है। उत्पादन नहीं करता है, ये ध्यान रखना, किसके लिए आवश्यक है ये भी आपको पता होना चाहिए। वहीं इस प्रश्न क्या कई बार आपको हम बता चुके हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, उसकी कमी से, ये सब चीजें हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर हाँ पूछ देगा कि वसा में घुलनशील विटामिन, कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। उसी तरह से अगर पूछ दे कि जल में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा विटामिन बी, और कौन, विटामिन सी। तो छोटा छोटा टर्म है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे और सारे प्रश्नों को इसी तरह से डिटेल में करते हुए हम लोग चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, ये पूछा जा रहा है। किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग है, या फिर तारों का एक समूह है, या फिर घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, या फिर देखिए एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा घूमते न्यूट्रॉन तारे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब और क्या बात करेंगे इसमें, अगर देखिए ये तो जान गए पल्सर के बारे में कि ब्रह्मांड में, अगर इसका पल्सर का आपसे खोजकर्ता पूछ ले, तो पल्सर का खोजकर्ता, तो खोजकर्ता में क्या ध्यान रखना है आपको, जैकोलिन बेल। कौन हो जाएंगे, जैकोलिन बेल। नोट डाउन करिएगा, नोट्स बनाइएगा, तभी ध्यान रहेगा। ऐसे सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ये आपके रिवीजन पर्पस से है। वही बात करें अगर तारा की बात आई है या फिर कण का, तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, क्वासेसर। कौन सा, क्वासेसर। अब क्वासेसर का क्या ध्यान रख सकते हैं कि ये ब्रह्मांड में स्थित सबसे चमकीला, इस तरह से ही प्रश्न रहेगा कि ब्रह्मांड में स्थित सबसे चमकीला सक्रिय वस्तु गैलेक्सी ब्रह्मांड में क्या है, तब क्या हो जाएगा, क्वासेसर। ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, ये पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। उसी तरह से एक ध्यान रखिएगा, मेसॉन कण का पूछ लिया जाता है, जो कि क्या होता है, ये नाभिक में न्यूट्रॉन एवं किसके बीच होता है, प्रोटॉन के बीच होता है।
और इसी के कारण लगता है, और इसका खोजकर्ता ध्यान रख सकते हैं कौन हो जाएगा, यूकावा। आगे की ओर बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न पे। 5वां नंबर हमारा प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। देखिए जो हाईलाइटेड पॉइंट है ऑलरेडी आपको पहले ही कर दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर सी। देखना है कि हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर, इस तरह से पूछेगा 1 kWh, शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो ध्यान रखिएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह से आपको बेसिक रूप से पता होना चाहिए। वही बात करें और क्या जानकारी इसमें जान सकते हैं, 1 कैलोरी, ध्यान ऊपर ऑप्शन में देखिए कैलोरी भी था, तो 1 कैलोरी कितने के बराबर होता है, कितने जूल के, तो 4.2 जूल के बराबर होता है। ये पॉइंट भी आपको ऐड ऑन करना है, बराबर होता है, ठीक है। यानी कि कहने का हो गया सेंस कि 1 कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा, 4.2 क्या हो जाएगा, 4.2 जूल हो जाएगा। जूल को जे से लिखा रहेगा, जे से सूचित किया जाता है, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। वहीं विद्युत शक्ति की अगर बात कर ले तो विद्युत शक्ति बराबर क्या हो जाता है, W/T हो जाता है, यानी कि काम बटा समय, यानी काम का क्या हो जाता है जूल, कार्य को जूल में, और टाइम को किससे, सेकेंड में, बराबर क्या हो जाता है वाट। तो हर तरह से आपको ध्यान रख लेना है। आएंगे अगले प्रश्न पे। 6ठा नंबर प्रश्न हमारा क्या आ चुका है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वायु, मृदा, पुष्प, या फिर एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए वायु हो गया और जो ये मृदा हो गया, ये दोनों जैविक घटक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ध्यान देना है, नहीं है पूछा गया है, ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक की बात अगर हम कर ही रहे हैं, तो जैविक घटक में क्या क्या आ जाएगा, पादप हो गया, जंतु हो गया, और क्या हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया। ये सब शामिल होते हैं किसमें, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में। और इनको भी 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। हालांकि आपको मैराथन में डिटेल से भी बता चुके हैं, और ऐसे भी एक होता है उत्पादक और उपभोक्ता ये सब पढ़ा चुके हैं कि उत्पादक में भी प्राथमिक, उत्पादक उपभोक्ता में की प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, और क्या कहता है अपघटन करता, ये सब आपको बता चुके हैं डिटेल में। तो आप लोग पुराना वीडियो भी जाके देखा कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि होगा 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न आ गया है, रोगाणुनाशक तथा निष्क्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या फिर क्या करते हैं, उनकी वृद्धि रोक देते हैं। इनमें से कथन सही नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं बारी बारी से। क्लोरीन और आयोडीन को सशक्त निष्क्रामक की तरह प्रयोग किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। दूसरे की अगर बात कर ले तो बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुनाशक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत, इससे पहले आगे भी देख लेते हैं। निष्क्रामक जिंदा ऊतकों के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर बी है जो क्या है, गलत दिया हुआ है। क्या गलत दिया हुआ है कि बोरिक एसिड का तनु घोल जो है क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुनाशक है। तो यहाँ पर देखिए आप ये ध्यान रख सकते थे बोरिक एसिड की कि सांद्र बोरिक एसिड या फिर
बोरिक अम्ल जो है रोगाणुरोधी की भांति कार्य करती है, भांति कार्य करती है। ये बात हो गई। और क्या जान सकते हैं जब यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे कुछ नाम ध्यान रख लीजिएगा। क्लोरीन से काफी प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि क्लोरीन का पानी जो है, मतलब क्लोरीन का प्रयोग जी इस तरह से, क्लोरीन का जो प्रयोग है पानी क्या कहता है, पानी पीने वाला पानी। पूरा सेंटेंस बढ़िया से लिखिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्लोरीन का पीने के पानी में प्रयोग किसकी तरह किया जाता है, कीटनाशक की तरह। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे और एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है और एक एक बिंदु आपको जो बताया जा रहा है इम्पोर्टेंट है, तो मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। उपचार के लिए ऊष्मा का उपयोग है या रसायन का प्रयोग है या फिर प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग है। तो यहाँ पर सब चीज देखिए लाइन सेम था, बस एक शब्द का अंतर है। तो इस कीमोथेरेपी जो हो जाएगा रसायन का प्रयोग है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। यानी कीमोथेरेपी की बात आई है तो जान लीजिए कि कीमोथेरेपी पहले क्या है, उपचार के लिए तो रसायन का प्रयोग है, प्लस कीमोथेरेपी एक ऐसी औषधीय उपचार है। क्या है, औषधीय उपचार है जो क्या करता है, कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। सुनते होंगे जिनको भी कैंसर की बीमारी हो जाती है कि कीमोथेरेपी करवाया जा रहा है, तो ये कैंसर की कोशिकाओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो जानकारी आपको होनी चाहिए। वही बात करें रेडियोथेरेपी रहता तो ये तो क्या हो गया, कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, तो इसमें विकिरण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो विकिरण का प्रयोग किया जाता है। और हाँ, कैंसर का बात आया है तो ध्यान रखिएगा कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पूछ लिया जाता है। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। कौन लॉजी, तो ऑन्कोलॉजी। इसी तरह बढ़ेंगे 9वें नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न हमारा आ चुका है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो ये देता है कौन, जीन। और ये प्रश्न आपका टीआरई में पूछा भी जा चुका है, तो इसको थोड़ा ज्यादा ध्यान रख लेना है। और जीन समानता बात करें तो जीन की जब बात आई है तो जीन समानता, एक पॉइंट नोट डाउन करिएगा, जीन समानता जो है क्या है, कीडोन होता है। क्या होता है, कीडोन होता है, ये याद रख लेंगे। और क्या जीन की बात आई है तो जीन से ध्यान रख लीजिएगा कि जीन, देखिए जब ये पूछा है तो हो सके फिर इससे संबंधित तो ये सब पूछ दे, तो हर रूप में आपको पढ़ना ही होगा। तो जीन समानता एटीजीसी, अब पूछेगा एटीजीसी मतलब क्या हो गया, तो एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, और क्या हो गया, थायमिन हो गया, और क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। तो ये भी ध्यान रखना, इसी का क्या होता है, जीन समानता बने होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके बने होते हैं, और ये आनुवांशिक सूचनों के परिवहन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। डीएनए की बात आई है तो डीएनए की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म पहले ध्यान रखिएगा कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया। और डीएनए का खोजकर्ता की अगर बात करें तो खोजकर्ता कौन थे, फ्रेडरिक मीसन। लेकिन डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था, ये आप लोग बताइएगा।
कुछ तो आप लोग भी बताइए। आप लोग से जो होमवर्क के रूप में पूछा जाता है प्रश्न, उसका जवाब दिया कीजिए। 10 नंबर की ओर बात कर लेते हैं। क्या है 10 नंबर प्रश्न? निम्नलिखित को मिलान कर लेना है। एक तरफ आपका सूत्र दिया हुआ है और एक तरफ नाम। और एक प्रश्न ऐसा आपके एग्जाम में रहेगा ही, चाहे आप किसी भी एग्जाम की दीजिए, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, परीक्षा में पूछा ही जाता है। CH3COOH, ये किसका सूत्र है? तो ये हो जाता है एसिटिक अम्ल का, और मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक। वहीं CHCl3 की बात करें तो ये किसका हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म का, यानी कि डी हो गया। यहाँ पे लिखते भी चलते हैं कि पहला का हो गया C, दूसरा का हो गया D। तीसरा नंबर पे क्या है? CH3CH2OH, ठीक है, CH2, और इसको नीचे रहेगा थोड़ा सा इस तरह से, तो ये हो जाएगा एथेनॉल का, यानी कि 3 का हो जाएगा बी नंबर। 4 की अगर हम बात कर ले, ये अच्छे से आपको पता होगा कि CH4 किसका? मीथेन का, तो ये हो गया, ठीक है। मीथेन के बारे में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मीथेन की जब बात आई है तो इस तरह से लिख सकते हैं। CNG का क्या है? CNG एवं बायोगैस का क्या है? मुख्य घटक। बायोगैस का मुख्य घटक है, ठीक है। चलिए आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग चैनल से संबंधित कुछ जानकारी जान लीजिए। हमारे चैनल का नाम है सॉल्यूशन बाय पीजे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और आपको यहाँ जीके जीएस के सारे क्लास जो हैं बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित ही प्रश्न कराए जाते हैं, फुल डिटेल्स के साथ। और हर सप्ताह आपको एक महा मैराथन क्लासेस भी दी जाती है, और वो भी आपको फुल डिटेल्स के साथ कराया जाता है। आपको पॉलिटी का, हिस्ट्री का, साइंस का, ज्योग्राफी का महा मैराथन क्लासेस कराया भी जा चुका है। तो बिहार शिक्षक भर्ती वाले जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और वीडियो देखें। और एक कमेंट की आपसे आशा रहेगी कि वीडियो कैसी लगती है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आप लोग बताएंगे जरूर। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाएंगे। तो ये चैनल से संबंधित जानकारी हो गई, और इसी तरह से डिटेल के साथ पढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है कि मनुष्यों में सामान्य परकुचन, यानी जिसको सिस्टोलॉटिक, और क्या अनुशिथिलन जिसको डायस्टोलिक, दाब क्रमशः कितना होता है? मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक है, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात कर ले तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। चूंकि देखिए यहाँ 140 90 है, 100 60 दिया हुआ है, 150 75 है, तो आगे जानते हैं कि क्यों गलत है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। और ये होता क्या है, सब इसको सोचते हैं हल्का क्वेश्चन है और गलती करके चले आते हैं। तो फिर ये सिस्टोलिक और क्या कहता है, डायस्टोलिक की अगर जब बात आई है, इसका इंग्लिश टर्म याद रखिएगा। तो ये क्या होना चाहिए था ऑप्शन में? 120 mm Hg, और कितना कहता है? 80 mm Hg, यानी कि 120/80 ये होना चाहिए। तो देखिए ये मान यहाँ पर था नहीं ना था, इसलिए क्या हो गया इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ई। तो कभी कभी आपको ये ध्यान जरूर रख लेना है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, निम्न में से किस पौधे की पत्तियों में मेथेनाइक अम्ल होता है? तो मेथेनाइक अम्ल की बात आई है, इमली है, संतरे हैं, बिच्छू बुट्टी है, या इनमें से एक से अधिक, या कोई? तो जब मेथेनाइक अम्ल की बात आती है तो बिच्छू बुट्टी यानी चींटी भी आ जाता है, उसके पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि बिच्छू के बारे में तो ये आपको पता भी होगा कि डंक बूटी क्यों दिया है, बिच्छू बूटी, क्योंकि डंक मारने वाले पौधों के रूप में जाना जाता है। बिच्छू बूटी को डंक मारने वाले पौधों के रूप में जाना जाता है। चींटी के डंक में भी क्या होता है? मेथेनाइक, और
अब फॉर्मिक भी रह सकता है ऑप्शन में, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि मेथोनाइक नहीं है, फॉर्मिक भी हो सकता है। ठीक है, वही बात करें, अगर इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ देगा तो किसका, बिच्छू बूटी का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम तो ध्यान रखिएगा क्या है, अर्टिका, अर्टिका डाइओफा, डाइओफा। ठीक, तो ये छोटी जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। मेथाइल क्या है, मेथेनोइक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो ध्यान रख लीजिएगा कि क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल है ना जी, इसका सूत्र ध्यान रख लीजिएगा, HCOOH। कभी कभी ये भी मिलान के रूप में आपसे पूछ सकता है। वही बात करें, कई बार आपको बता भी चुके हैं, इमली हो गया, अंगूर हो गया, ये सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल यानी टार्ट्रिक एसिड। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि है 13वां नंबर प्रश्न। 13वें नंबर की अगर हम बात कर ले तो परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में। देख लेते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन तो नहीं, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन नहीं, या इनमें से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और हल्के क्वेश्चन में ही लोग मार्क खाते हैं, तो थोड़ा सा प्रश्न ध्यान से। तो अब पाए क्या जाते हैं मूलकण, तो वो पाया जाता है प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, जो कि ऑप्शन में था ही नहीं। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि शून्य हो जाएगा। और ये दोनों प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो है सम्मिलित रूप से क्या बनाते हैं, किसका निर्माण कर देते हैं, तो न्यूक्लियॉन का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियॉन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन जो क्या है, इस तरह से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के वी से सूचित करते हैं, ये नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में चक्कर क्या करता है, लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है विभिन्न कक्षाओं में। तो ध्यान रखना है कि किसका क्या काम है। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, और ये अगला प्रश्न भी आपको देखिए पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग टॉपिक वाइज वाला सेशन देखते ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पीतल का घटक पूछा जा रहा है, तो पीतल का घटक जो हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्ता एवं तांबा। और इसका आपको ये भी बताएं, ट्रिक भी बता चुके हैं कि जस्ता तांबा यानी कि ताजा। ठीक है, ये बात हो गई, तो ये ध्यान रखिएगा। पीतल क्या है, समांगी मिश्र धातु के अंतर्गत आ जाता है, समांगी मिश्र धातु, समांगी मिश्र धातु। तो ये सब तो आपको हम डिटेल में कई बार पढ़ा चुके हैं। चलिए कुछ और मिश्र धातु का पूछ लिया जाता है, जैसे कि किसका ध्यान रखिएगा, कांसा का, तो Cu+Sn। और किसका ध्यान रख सकते, सूत्र के अनुसार ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ था जस्ता एवं तामा यानी कि CuZn, और कौन हो जाएगा Cu, ये संकेत है। वहीं गन मेटल का क्या हो जाएगा, गन मेटल का तो Cu+Zn+Sn। ठीक है, ये सब संकेत के रूप में आपको क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। कॉपर की जब बात आई है तो कॉपर का अयस्क पूछ लिया जाता है, तो कॉपर का अयस्क में ध्यान रखिएगा क्यूपराइट, मैलेकाइट, ये सब मुख्य अयस्क के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा। आगे की बात करें तो और क्या जानकारी, चलिए आगे की अगले प्रश्न पे बात करेंगे, जो कि है 15 नंबर प्रश्न, और ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, तो अनबुझा चूना किसको कहते हैं, ये कहते हैं CaO को, तो ऑप्शन नंबर बी, इसी अनबुझा चूना या फिर कहिए क्विक लाइम, क्या कहा जाता है, क्विक लाइम भी इसको कहा जाता है। वही बात करें यहाँ पे CaCO3, ध्यान रखिएगा इसको क्या कहा जाता है,
चूना पत्थर या फिर संगमरमर। संगमरमर, तो ये बात हो गई, तो इसको भी ध्यान रख लेना है। और क्या कहता है, कैल्शियम से बात अगर आई है, सब में कैल्शियम शामिल ही है, तो ध्यान रख सकते हैं कि कैल्शियम जो है किस तरह से लिखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड ऑन करके कि कैल्शियम जो है स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, नहीं पाया जाता है। क्या होता है, नहीं पाया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। और CaCO3 से आपको पता होगा, कई बार पूछा भी गया है कि मोती के निर्माण में या फिर मोती का मुख्य घटक के रूप में आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अंडा के कवच के रूप में भी ये होता है। आगे की ओर बात करेंगे, जो कि आ गया है 16 नंबर प्रश्न। कुछ धातु ऑक्साइड और अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और जल बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न में से एक। चूंकि इसका हमें पता है कि किसे कहते हैं, लेकिन इसका उदाहरण हमसे पूछा जा रहा है, तो जब उदाहरण की बात आई है तो इसमें से कौन कौन हो जाएगा। तो देखिए क्या कहा गया, उदाहरण की बात करें तो Al2O3 और ZNO ऑप्शन नंबर ए में तो है ही, तो ये हो जाएगा। बी में है Al2O2O3 और क्या है PbO, इसको भी O3 कर लीजिएगा, और PbO, तो ये दोनों हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब ध्यान क्या रख सकते हैं कि Al2O3 का अम्लीय व्यवहार में समीकरण ध्यान रख सकते हैं। हालांकि पूछ तो सकता है, क्या कहता है, सेंटेंस के रूप में, कुछ रूप में भी, क्योंकि ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको एक नज़र देख के रखिएगा। Cl3 + 3H2O, ये हो गया इसका अम्लीय व्यवहार में Al2O3 का। और क्षारीय व्यवहार की अगर बात कर ले तो क्षारीय में हो जाएगा Al2O3 2NaOH + 3H2O, और ये क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, किसका निर्माण करेगा, 2NaOH4। तो इस सब आपको बस इसको एक बार नोट डाउन करके थोड़ा सा ध्यान दे देना है। चलिए, चूंकि धातु के ऑक्साइड, एक पॉइंट यहाँ पर आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो धातु के ऑक्साइड क्षारीय व्यवहार, कौन व्यवहार, तो क्षारीय व्यवहार, जबकि जो अधातु के होते हैं, अधातु के ऑक्साइड, वो क्या करते हैं, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आ चुका है 17 नंबर प्रश्न। प्रश्नों का लेवल कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। बहुत बार पूछा हुआ ये भी प्रश्न है, आगे भी पूछ सकता है। तो ये पहला, नाइट्रस ऑक्साइड भी, मीथेन भी, कार्बन ऑक्साइड भी इसमें शामिल ही होता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा, इसका सूत्र भी ध्यान रखिएगा। मीथेन को CH4, कार्बन डाइऑक्साइड पता ही होगा CO2। और क्या क्या शामिल है, कुल 6 ग्रीन, कितने, 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो जिसमें 3 का तो हम लोग यहाँ पे जान ही गए। और लिख लीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन हो गया, और एक हो गया SF6, ये सब भी इसके अंतर्गत आ जाता है, तो ये आप लोग को पहले से भी जानकारी होगी ही। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। क्या पूछा जा रहा है कि नहीं करता है, फेफड़ा, छोटी आंत, त्वचा, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो हो जाएगा छोटी आंत है जो उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। ये तो नहीं करता है। अब कुछ उत्सर्जन अंग जान लेते हैं मानव का।
तो जैसे हो गया त्वचा, वृक्क, यकृत, फेफड़ा, और क्या हो जाएगा आयात। ये सब मानव का उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ हमसे नहीं पूछा गया था तो इसीलिए। वहीं और क्या जान सकते हैं, वृक्क की बात आई है तो वृक्क से एक पॉइंट ऐड ऑन कर लीजिएगा कि उपापचयी। देखिए एक एक एनसीईआरटी बेस्ड आपको टर्म भी बताया जा रहा है। उपापचयी नाइट्रोजनी अपशिष्टों को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। कौन, वृक्क का ये कार्य है, शरीर से बाहर निकालता है। अब उसमें एग्जाम्पल क्या जान सकते हैं, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यूरिक अम्ल हो गया, क्या हो जाएगा, यूरिक अम्ल हो गया, यूरिया इत्यादि ये सब हो जाता है। यकृत क्या करता है, यकृत करता है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किसको, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, यूरिया में बदलता है। आगे की ओर बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर जो कि होगा, और उससे पहले फिर से आप लोग से एक बार कहना चाहेंगे कि वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल सॉल्यूशन बाय पीजे को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और हर सप्ताह आपको एक महामैराथन क्लासेस दी जा रही है, तो बिहार शिक्षक भर्ती वाले जरूर से जाके इस मैराथन को ज्वाइन करेंगे, देखेंगे। और सारे एनसीईआरटी आधारित प्रश्न ही कराए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एग्जाम जैसा दिया जा रहा है और प्रश्न आपके एग्जाम में दिखेंगे भी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए, कमेंट आप लोग कर सकते हैं इस सेशन से संबंधित, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जाकर जुड़ जाएंगे। हर विषय जो जीके जीएस का है आपको निचोड़ सॉल्यूशन दिया जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे जो कि आ चुका है 19 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन बिजली के कुचालक हैं। यहाँ हमसे कुचालक पूछा जा रहा है, एक कुचालक एक सुचालक, लेकिन यहाँ कुचालक पूछा जा रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइका और क्वार्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। और बिजली का कुचालक यानी कि विद्युत चालक की बात हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, विद्युत चालक, विद्युत चालक क्या है, वैसा पदार्थ जो क्या करता है, बिजली को अपने अंदर क्या होता है, प्रवाहित होने देता है। जैसे कि हो गया, एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये सब आ जाता है। ठीक है, वही बात करें कि जो बिजली को अपने अंदर प्रवाहित नहीं होने देता है, वो हो गया कुचालक, जिसके अंतर्गत माइका और क्या हो गया, क्वार्ट जो हो गया। ठीक है, वही बात करेंगे धातु और रबड़ का, तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। लेकिन धातु की बात हो रही है, लेकिन जो रबड़ है ना, इसमें ये कुचालक हो जाएगा। तो आपको ध्यान रख लेना, इसलिए ये जोड़ा यहाँ पर सही नहीं हुआ। वहीं धातु और माइका की बात करेंगे तो धातु और माइका में भी देखिए धातु सुचालक है, जबकि माइका क्या है, कुचालक है। तो ये जोड़ा भी यहाँ पे सही नहीं हुआ, क्योंकि हमसे सिर्फ कुचालक ही पूछा जा रहा था। तो फिर उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा और एक से नहीं, तो इसमें कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होना चाहिए। माइका क्या है, एक प्रकार का खनिज है जो परतदार रूप में पाया जाता है। क्वार्ट्ज भी एक खनिज है जो बहुत ही कठोर होता है। तो ये सब आपको लिखना नहीं है, बस आपको बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। 20 नंबर की अगर हम बात कर ले तो 20 नंबर क्या प्रश्न है, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अलैंगिक जनन ऑप्शन ए में था। इसमें क्या होगा कि एक जनक से क्या होगा, नया जीव उत्पन्न होगा। और इनमें जो है आनुवांशिक विविधता जो होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, बहुत
कम होती है, क्योंकि नया जीव जनक के बिल्कुल समान हो जाते हैं। तो अलैंगिक जनन इसका आंसर इसलिए नहीं हुआ। वहीं लैंगिक प्रजनन की अगर बात आई है तो इसमें क्या होता है कि दो जनक यानी कि दो पेरेंट मिलकर नए जीव को उत्पन्न करते हैं, और इस प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक का क्या होता है, संलयन होता है, और इसमें आनुवांशिक सामग्री का मिश्रण होता है, इसलिए अधिक विविधता उत्पन्न होता है, और इसमें क्या था, बहुत कम होता है। वहीं ऑप्शन सी है बाइनरी और क्या, विखंडन। ऑप्शन सी में है बाइनरी और विखंडन। तो ये दोनों जो है अलैंगिक जनक के प्रकार है। किसके हैं, अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा। तो इसलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है कि समांगीकरण क्या है। तो समांगीकरण की जब बात आती है तो क्या हो जाएगा, दूध को ठंडा करके जमाना, या फिर वसा को निकाल देना, या फिर दूध में उपस्थित वसा को छोटे छोटे कणों में बांटना। तो समांगीकरण यही होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है। वहीं दूध को ठंडा करके जो जमाना था ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा, ये प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन, जिसको इंग्लिश में भी कभी कभी बढ़ रहेगा फर्मेंटेशन, ये ध्यान रख लीजिएगा। वहीं दूध से वसा को निकाल लेना, जो कि ऑप्शन बी में था, तो ये क्या है, वसा निष्कर्षण कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, वसा निष्कर्षण। जबकि हमसे क्या पूछा गया था, समांगीकरण, तो इसका आंसर यही से क्या हो गया, सी हो गया, कि दूध में वसा के कणों को क्या करना, एक समान रूप से फैलाना। समांगीकरण क्या करता है, समांगीकरण जो है वो दूध को अधिक स्वादिष्ट और पचाने में आसान बनाता है, और पचाने में क्या करता है, आसान बनाता है। तो ये ध्यान आप रख लेंगे। हो सके आपसे यही पूछ दे, तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज के वीडियो में इतना ही। सॉल्यूशन YPJ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सारे NCERT बेस्ट दिए जा रहे हैं, और महामैराथन क्लासेस भी आपको हर सप्ताह दी ही जा रही है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। थैंक यू।